बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बादल नाखास्ता कुछ लोगों को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया था। 39 लोग कौमी असम्बली में तस्लीम किए गए थे और आज अगले मरहले में सूबाई असम्बली के लोगों को भी पीटीआई का तस्लीम कर लिया गया है। इसमें पंजाब में जो है वो सिर्फ 29 लोगों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो है वो डिक्लेयर किया गया है कि ये उम्मीदवार थे तहरीक-ए-इंसाफ के और अब ये रुकन जो सूबाई असम्बली हैं ये तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में 58 लोग हैं और सिंध में 6 लोगों को किया गया है। अब आप सोचेंगे कि पंजाब में सिर्फ 29 लोगों को क्यों किया गया है, तो जाहिर है पंजाब में उस वक्त मारामारी इतनी थी, सबसे ज़्यादा मसला पंजाब में था, सबसे ज़्यादा दबाव पंजाब में था, सबसे ज़्यादा कागजात जमा कराने का जो मुश्किल मरहला था वो पंजाब में था, सबसे ज़्यादा कागजात पंजाब में छीने गए थे। तो उस वक्त पंजाब में जो माहौल बना हुआ था इलेक्शन के टाइम पे, बहुत कम लोग अपना पार्टी का डिक्लेरेशन दे सके थे कि हम पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि जब उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया तो फिर उन्होंने आज़ाद वाले जो कागजात हैं वो बरकरार रखे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने 2-2, 3-3 कागजात जमा कराए थे, एक आज़ाद वाला, एक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाला। तो जब उनको पता चला कि वो आज़ाद हैं तो फिर यानी उनको निशान नहीं मिल रहा तो वो आज़ाद पर इलेक्शन लड़े। वैसे भी कई लोगों से तो टिकटें छीन ली गई, कुछ से जो है वो कागजात नामजदगी छीन लिए गए। तो इन हालात में इलेक्शन लड़ा गया था। तो बहरहाल अब 29 लोगों को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया है कि पंजाब में ये पीटीआई के मेंबर हैं। लेकिन चलिए 1 हो या 29 हो या 50 हो या 80 हो, ऐसा करने से पीटीआई पंजाब में भी एक पार्लिमानी पार्टी तो बन गई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी एक पार्लिमानी पार्टी बन गई है, सिंध में भी पार्लिमानी पार्टी तो बन गई है, चाहे वो 6 ही अरकान के साथ बनी है लेकिन बन गई है। तो पीटीआई की हैसियत को तस्लीम कर लिया गया है। एक तरफ नून लीग चाहती है कि तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए, बैन कर दिया जाए इस जमात को, लेकिन साथ ही साथ ये फैसला भी इम्प्लीमेंट हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का। अगरचे इलेक्शन कमीशन इसको बड़े एक पजमुर्दगी के साथ कर रहा है, क्योंकि एक आईनी तशरीह के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट इबहाम को दूर करने के लिए दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ख़त लिखा है कि जी इबहाम दूर किया जाए कि जो 41 लोग बाकी हैं या बाकी सूबों में भी वो लोग जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया उनको पार्टी के किस बंदे के दस्तखत के साथ उस लिस्ट को कबूल किया जाए, क्योंकि पार्टी का तो कोई ढांचा मौजूद नहीं है। तो इस तरह के रोड़े भी इलेक्शन कमीशन अटका रहा है। लेकिन बहरहाल आज खबर जो आई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में, वो बहरहाल यही है कि वो पार्लिमानी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ सूबों में भी बन गई है। दूसरी बात यह है कि एक आप जानते हैं पिछले दिनों नैब ऑर्डिनेंस आया था, बल्कि एक नहीं 2 नैब ऑर्डिनेंस आए थे। एक में तो जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसको रिटायर्ड जजेस के पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स बनाने का फ़ैसला किया गया था उन ऑर्डिनेंसेस में, और उस ऑर्डिनेंस में, और दूसरा ऑर्डिनेंस आया था कि नैब का रिमांड जो है वो 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया था। अब हुकूमत में खबर ये आई है कि हुकूमत जो है इस बारे में परेशानी का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हुकूमत का ख़्याल ये है कि अगर ये कानून जारी रहता है तो फिर कल को हम भी इस पर फंस जाएंगे, क्योंकि हुकूमत को ये तो नज़र आना शुरू हो ही गया है कि वो ज़्यादा देर तक जारी कंटिन्यू नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि 40 दिन हमारा कानून में तो हम भी फंस जाएंगे। तो अब हुकूमत के जो अरकान हैं वो राय ये दे रहे हैं कि इस पर कानून साजी ना की जाए, बस इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलाया जाए। ये ऑर्डिनेंस ही रहे, ताकि इसको मकसद तो था पीटीआई को दबाना, मकसद था इमरान खान को दबाना, मकसद था इमरान खान को जो है वो 40 दिन के जो ऑर्डिनेंस है 40 दिन की रिमांड की उसमें अंदर लेकर आना, और उस पर अमल दरामद हो भी रहा है। इमरान खान को उसमें फंसा के भी रखा गया। तो मकसद तो ये था। तो अगर यही मकसद है तो फिर ठीक है, इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए से चलाया जाए, इस पर कानून साजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हुकूमत चूँकि ख़ुद अब इसमें फंसती हुई दिखाई दे रही है, तो वो फैसला ये कर रही है कि जो 40 दिन का नैब का रिमांड है ये सिर्फ चूँकि इमरान खान को के लिए लाया गया है, तो फिर इसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में ही चलाया जाए, इसको हुकूमत की कानून साजी की शक्ल में ना लाया जाए, ताकि अगर ये कानून बन गया तो फिर कल को हम भी इसमें फंस जाएंगे। तो हुकूमत अब जो है वो ये मंसूबा बना रही है। 2-3 चीज़ों पर ज़रा और बात कर लेते हैं। उसमें से एक तो यह है कि आज जो रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान जो है उन्होंने नैब के प्रोसिक्यूटर के साथ वो उलझ पड़े और उन्होंने एक जुमला कहा जिससे बहस हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। इमरान खान ने नैब का जो प्रोसिक्यूटर है मुजफ्फर अब्बासी, उनके बारे में कहा कि जी नैब वाले तो यानी उनको पिन पॉइंट तो नहीं किया, लेकिन जनरल उन्होंने बात की। इमरान खान ने कहा कि नैब वाले जो है वो ज़मीर फ़रोश होते हैं, इनको आप जो पैसे दें ये उसकी बात करना शुरू कर देंगे, तो ये तो ज़मीर फ़रोश होते हैं, इन्हें पैसे दो और जो मर्ज़ी करा लो। ये जुमला इमरान खान ने कहा। तो वो जो प्रोसिक्यूटर जनरल खड़े हुए थे सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उन्होंने इस पर रद्दमल दिया, गुस्सा करके, माइंड करके जनाब वो नाराज़ हो गए कि जी मेरे बारे में और नैब वालों के बारे में आपने ये क्यों कहा है।
और उन्होंने कहा कि जी पर्सनल ना हो, मैं आपके लिए पर्सनल नहीं होता और ये वो। और फिर उन्होंने साथ ही ताने भी मारने शुरू कर दिए और कहा कि आप कौन सा टी सेट जो है वो 30,000 रुपये में आता है, डिनर सेट, आपने तोशाखाना से 30,000 रुपये का डिनर सेट लिया है। इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर दी। तो अब ये जो साहब हैं मुजफ्फर अब्बासी साहब, ये वही हैं जो नैब की तरफ से पेश होते रहे हैं उस वक्त जब मरीम नवाज़ पर रेफरेंस बनाया गया था, नवाज शरीफ पर रेफरेंस बनाया गया था। और जो मुजफ्फर अब्बासी साहब जो है खड़े होकर कहते थे, कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे और साथ में उनके चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे वो हुआ करते थे, उनकी सरबराही में ये बेंच था। और पहले वो सज़ाएं जो हैं वो उनको नीचे से सज़ाएं सुनाई गई थी। तो ये केस ऊपर अपीलों की शक्ल में इस 2 रुकनी बेंच के पास आया था DB में। तो ये काफ़ी अर्सा चलता रहा, 1.5 साल तक ये लटका रहा। मुजफ्फर अब्बासी साहब जो हैं वो मरीम नवाज़ को मुजरिम साबित करने के लिए लगे रहे। लेकिन जैसे ही हवाओं का रुख बदला और आसमानों पर फैसले हुए कि अब मरीम नवाज़ को इस केस से बरी करना है, तो साथ ही मुजफ्फर अब्बासी साहब की टोन बदल गई, मुजफ्फर अब्बासी साहब का लहजा बदल गया। और आखिरी दिन जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें मुझे याद है कि कागज़ मांगे जा रहे थे। जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे थे कि आप कागज़ दें या फ़लाँ डॉक्यूमेंट दें, और मुजफ्फर अब्बासी साहब खामोशी से खड़े थे कि जी हमारे पास तो कागज़ ही नहीं है। और उस दिन साफ नज़र आता था कि कागज़ होने के बावजूद, डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, शवाहिद होने के बावजूद जानबूझकर वो चीज़ें जो हैं अदालत में पेश नहीं की गई और मरीम नवाज़ को रिलीफ दिलाया गया, क्योंकि मरीम नवाज़ को रिलीफ देना तय हो गया था। अब आप सोचिए कि ये फिर नैब के बारे में ये जुमला कहना कि इनको पैसे दो जो मर्जी करा लो, ये तो ठीक है ना। यानी अगर आप कहें कि भाई मरीम नवाज़ को सज़ा करानी है तो ये सज़ा कराने के लिए चले जाएंगे। अगर फैसला हो जाए कि मरीम नवाज़ को की सज़ा को ख़त्म कराना है और उनकी जो अपीलें मंजूर करनी है तो ये उस पर लगे जाएंगे। जब इनसे नैब से कहा जाएगा कि नवाज शरीफ पर गाड़ियों का रेफरेंस बनाओ तो ये गाड़ियों का रेफरेंस बना देंगे। जब इनसे कहा जाएगा कि नहीं अब ये रेफरेंस वापस ले लो और कहो कि जी इन्होंने तो तोशाखाना से गाड़ियाँ नहीं ख़रीदी, इन्होंने तो गाड़ियाँ जो सरकारी ट्रांसपोर्ट पूल है उससे ख़रीदी हैं, तो ये वो करने लगेंगे। जब इनसे कहा जाएगा कि इमरान खान वज़ीर आज़म है, अब इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं करना तो वो नहीं करेंगे। जब उनसे कहा जाएगा कि इमरान खान आज फंसा हुआ है, इसके ऊपर तोशाखाना के 4 केस करने हैं, तो ये वो करने लगेंगे। तो यही तो नैब कर रही है। तो फिर इमरान खान ने क्या गलत कहा है, सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने क्यों गुस्सा किया है, हालांकि इनका अपना किरदार जो है इसमें इसी तरह का रहा है कि ये मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ किरदार निभाते रहे हैं। एक ही शख्स के बारे में, मरीम नवाज़ के बारे में 2 मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किरदार एक ही केस में ये खड़े होकर निभाते रहे हैं। तो मुजफ्फर अब्बासी साहब बुरा क्यों मान रहे हैं? इमरान खान ने नैब के बारे में क्या बुरा कहा है कि इनको पैसे दो जो मर्जी करा लो, ज़मीर फरोश हैं। ज़मीर फरोशी तो नैब करती आ रही है, मुसलसल कर रही है, क्योंकि जब इनसे कहा जाता है कि रेफरेंस बनाओ तो ये नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस बना देते हैं गाड़ियों का। और आपने देखा कि किस बेशर्मी के साथ वो रेफरेंस वापस ले लिया कि नहीं जी इन्होंने तो तोशाखाना से गाड़ी ली ही नहीं है, हमसे गलती हो गई। तो ये ही तो ज़मीर फरोशी होती है कि आप मेरिट पे काम ना करें। और ज़मीर फरोशी क्या होती है? तो मेरे ख्याल में मुजफ्फर अब्बासी साहब को इसको इतना बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि उन्होंने सोचा कि पर्सनल हो गए। बाद में रिपोर्ट ये हुआ है कि इमरान खान ने उनसे माज़रत भी कर ली, ये भी रिपोर्ट हुआ है। तो बहरहाल अगर उन्होंने की है माज़रत, उन्होंने यकीनन ये कहा होगा कि मेरी मुराद आपसे ज़ाती तौर पर नहीं है, मैं तो ओवरऑल नैब की बात कर रहा हूँ। शायद उन्होंने यही कहकर माज़रत की हो, क्योंकि बात तो इसी तरह की हुई है। अच्छा, अब आप आ जाएँ ज़रा आज हामिद खान के मामले पर। हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने फवाद चौधरी पर बड़े तीर चलाए हैं और बराह रास्त हमला फवाद चौधरी का नाम लेकर किया है। और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने इमरान खान को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। फवाद चौधरी ने और एक और उन्होंने नाम लिया शेख रशीद का कि इन्होंने मजबूर किया। हालांकि फवाद चौधरी पर तो इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने के लिए इमरान खान को राय दी और कहा और फिर इंसिस्ट किया कि ये सही फ़ैसला है। और जब असम्बलियाँ टूटी थी और असम्बलियों से ये बाहर आए थे तो वो तो उस वक्त तो इमरान खान का इंस्टेंट डिसीजन यही था और वो उस पर बड़े कन्विंस थे और पार्टी के काफ़ी लोग इस बात पर कन्विंस थे कि हमें असम्बलियों में नहीं रहना चाहिए। एक ऐसी असम्बली जिसके बारे में वो समझते हैं कि तरीक़े अदम एतमाद जो है वो गलत तरीके से मंजूर हुई और अमेरिका के कहने पर हुई, उस असम्बली में वो कैसे बैठ सकते थे। तो ये फवाद चौधरी की या शेख रशीद की राय नहीं थी, बल्कि ये पार्टी के 70-80% लोगों की यही राय थी कि हमें नेशनल असम्बली में नहीं बैठना चाहिए। तो हामिद खान शायद फवाद चौधरी के किरदार को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने ये राय ज़रूर दी थी कि असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए
रही हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। अब इस पर बात कर लेते हैं कि ये सही राय थी फवाद चौधरी की या गलत राय थी। तो देखिए, एक सियासी फैसला होता है, वो फैसला वक्त साबित करता है कि सही होता है या गलत होता है। बाज़ औक़ात फैसले वक्त साबित करता है कि सही साबित हुए हैं, बाज़ औक़ात गलत होते हैं। फवाद चौधरी या हों या शेख रशीद हों या इमरान खान का अपना फैसला भी हो, मैं ये मानता हूँ कि ये फ़ैसला उस लिहाज से गलत नहीं था कि जब उन्हें इमरान खान का ये फ़ैसला गलत था कि उन्होंने आइन पे यकीन किया, यानी इमरान खान ने भरोसा किया कि अगर मैं असम्बलियाँ तोड़ूंगा तो 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे। क्या आइन पे भरोसा करना गलत फ़ैसला था? फवाद चौधरी ने भी यही सोच के किया होगा कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे और हालात और माहौल ये है कि नए इलेक्शन, हुकूमत को इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और अगर आइन ना तोड़ा जाता, 224A के तहत इलेक्शन कराए जाते, तो अगर ये कराए जाते तो ये आइन जो है वो टूटना, आइन ना टूटता तो ये यकीनन इमरान खान की फेवर में फ़ैसला था। यानी फवाद चौधरी का फ़ैसला या मशवरा बिल्कुल दुरुस्त था अगर आइन ना टूटा होता और इलेक्शन हो जाते, क्योंकि फिर इनको पूरे मुल्क के इलेक्शन के लिए उतरना पड़ता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फवाद चौधरी पर इस तरह से तनकीद करना कि ये तो फिर फ़ैसला तो फिर इमरान खान ने किया था, फिर तो इमरान खान को छोटे मुन्ने काके बच्चे तो नहीं है, फ़ैसला तो इमरान खान ने किया था, तो फिर इमरान खान पर भी तनकीद करें हामिद खान साहब कि उन्होंने गलत फ़ैसला किया। तो ये कहना कि जी फवाद चौधरी ने मशवरा गलत दिया क्योंकि वो प्लांटेड था, तो ये कुछ साबित करने के लिए बात नहीं, यानी ये इम्प्लाई नहीं करता कि इस वजह से वो प्लांटेड आदमी है। या तो हामिद खान फिर फवाद चौधरी के प्लांटेड होने के शवाहिद पेश करें, कहें कि जी ये ही प्लांटेड है, लेकिन अगर प्लांटेड होने की उनके पास यही शवाहिद हैं कि जी वो प्लांटेड हैं क्योंकि उन्होंने गलत मशवरा दिया था, तो ये तो कोई बात ना हुई। ये हामिद खान साहब कमज़ोर बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान से मिलने वाले लोग हिदायत, अच्छा वो सब लोग उनको गलत लग रहे हैं। उनको लगता है कि इमरान खान से मिलने वाले लोग हिदायत की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं, कभी कुछ लोग अपनी ज़ाती तशरीह के लिए ऐसा करते हैं, कुछ लोग पार्टी से मुखलिस ही नहीं है, कुछ लोग जानबूझकर पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ाने के लिए बयान देते हैं। तो वैसे हामिद खान साहब से पूछना चाहिए कि हामिद खान साहब, आप इमरान खान से ज़्यादा मुखलिस हैं या काज़िफ़ फ़ाइज़ ईसा से ज़्यादा मुखलिस हैं? उनसे पूछना चाहिए कि आज अगर आपको काज़िफ़ फ़ाइज़ ईसा और इमरान खान में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ जाए तो आप इमरान खान का इंतखाब करेंगे या काज़िफ़ फ़ाइज़ ईसा का इंतखाब करेंगे? हामिद खान साहब से भी तो ये पूछना चाहिए ना कि इस बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हामिद खान साहब जो हैं वो पार्टी का केस बहुत सारी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और काज़िफ़ फ़ाइज़ ईसा की मुखालफत में नहीं जाते और पार्टी उससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो बहुत सारे लोगों की तो ये राय भी है, फिर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो एक तरफ आप फवाद चौधरी पर या किसी और पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों को पर वो कह रहे हैं कि कई लोग इमरान खान से बाहर मिलकर आकर अपनी मर्ज़ी की तशरीह अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, क्योंकि वो मुखलिस ही नहीं है। तो फिर ये जो है वो गैर मुखलिस होने का इल्ज़ाम तो हामिद खान के ऊपर भी लगता है, वो इसका भी जवाब दे। फिर वो कहते हैं इमरान खान क्लियर हैं कि जिसने एक बार पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाया जाएगा। तो इमरान खान ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जिसने पार्टी छोड़ दी वापस नहीं आएगा। इमरान खान ने तो कहा है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन जो है वो हर एक का केस मुख्तलिफ है। कोई फाइलों की वजह से छोड़ गया, कोई लालच की वजह से छोड़ गया, कोई ओहदों की वजह से छोड़ गया, तो हर एक का केस अलग है, वो देखा जाएगा। अच्छा, अब जाहिर है उनसे सवाल होना चाहिए हामिद खान से कि भी फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने तो जेल भी काटी है, तो वो कहते हैं कि जी जेल काटना भी पता नहीं ड्रामा था या क्या था, ये वो कह रहे हैं। यानी फवाद चौधरी की जेल काटने को भी वो ड्रामा करार दे रहे हैं हामिद खान साहब। फिर वो कहते हैं कि फवाद चौधरी पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। फिर यही बात वो शेर अफजल मरवत के बारे में भी कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत भी एक एजेंडे पर था। तो मेरा ख्याल है इस नाजुक मोड़ पर आकर पार्टी के लोगों के बारे में इस तरह की राय का इज़हार करना जो कमज़ोर भी हो, जो तकसीम का भी बाइस बने, हामिद खान जैसे सीनियर बंदे को ये सूट नहीं करता। उन्हें इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय संजीदा बात करनी चाहिए, पार्टी को लाहिक और मुल्क को लाहिक असल मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हामिद खान साहब ऐसा लगता है वो भी किसी एजेंडे पर चल पड़े हैं। आखिरी बात यह है कि एक धरना चल रहा है और ये धरना जो है वो जमात इस्लामी का चल रहा है। अब जमात इस्लामी का जो धरना है उसमें कुछ बातें तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मसलन वो कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि चलें सॉवरन गारंटीज़ को तो छोड़ें, जो 52% जो IPPs हैं ये हुकूमत के हैं 52%। तो चूँकि ये हुकूमत के हैं तो इसका तो कम अज़ कम हुकूमत ही के पास हल होना चाहिए।
और यहाँ पर तो कम अज़ कम हुकूमत को जो है कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं करनी चाहिए। यानी हुकूमत अपनी एक जेब से निकाल के, अवाम की जेब से निकाल के अपनी ही दूसरी जेब में डाल रही है, तो यहाँ पर किस किस्म के सॉवरेन जो हैं वो गारंटीज़ हैं। फिर वो कहते हैं 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दी जाए, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ख़त्म की जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लिया जाए, अशिया ज़रूरत की कीमत में 20% कमी लाई जाए, स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स वापस लिया जाए, गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए, IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा ख़त्म किया जाए। अब ये तो बिल्कुल ठीक बात है ना कि जी डॉलर में आपने अदायगी का मुआहिदा इसलिए रखा कि रुपया डीवैल्यू भी हो जाए तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाए, IPPs को नुकसान ना हो। क्योंकि कल ही अवैस लगारी साहब कह रहे थे कि जी डॉलर का सारा कसूर है, अगर डॉलर की कीमत ना बढ़ती, रुपया डिवैल्यू ना होता तो हम तो उनको 800 अरब दे रहे थे, अब ये 2100 अरब इसलिए देना पड़ता है क्योंकि डॉलर गिर गया है, डॉलर बढ़ गया, रुपया गिर गया है। तो अब ये फिर उनसे पूछना चाहिए ना कि जब आपको पता था कि पाकिस्तान में रुपया मुस्तहकम नहीं रहता तो IPPs के साथ ये मुआहिदे क्यों किए थे कि आपको डॉलर में अदायगियाँ की जाएंगी। तो ये तो मुजरिम हैं, कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने ये मुआहिदे किए थे। अच्छा, फिर उनके जो इसी तरह के गरीब तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का ज़ालिमाना बोझ वापस लिया जाए, मराहत याफ्ता तबके से टैक्स वसूल किया जाए, ये सारी बातें उनकी ठीक हैं, लेकिन क्या हुकूमत ये बातें मानने की पोजीशन में है? मुझे लग रहा है एक आध के अलावा कि पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लिया जाए, वो यकूम को कमी हो जाएगी, लेकिन ये सारे ये किस तरह से पूरे होंगे ये बहरहाल देखना पड़ेगा। जमात इस्लामी के इस धरने से पाकिस्तानियों को या जमात इस्लामी को क्या हासिल होता है, अल्लाह करे चलें कुछ भी रिलीफ मिले आवाम को तो वो बेहतर ही होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।